उनका जो नेक्सस था एक आईपैक कंपनी के साथ में, उनका जो गठजोड़ था, और वहां पे जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, जो वहां का इस तरह का जैसे कट मनी माफिया के रूप में भी जाना जाता है, ये लोग तो सर सिर्फ उसके फेस थे कि भाई हमारे टिकट पे इस व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाना है। लेकिन कोई चुनाव इससे थोड़ी जीता जाता था, या जो सिस्टम था वो ये चुने हुए प्रतिनिधि थोड़ी चलाते थे। ये तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सरकार द्वारा स्थापित जो नेक्सस था, पैरेलल नेक्सस ऑफ गवर्नेंस, वो चलाता था सर। उसके अलावा सर मतलब आप पावर, खास करके जो ममता सरकार में जो हमने एक नई चीज देखी कि एरोगेंस और घमंड आपका इस लेवल पे पहुंच गया कि आप एक तरह से भारत से कन्फ्रंटेशन में आ गए। लोग बांग्लादेश में आपका अप्रिसिएशन कर रहे थे, पाकिस्तान में आपका अप्रिसिएशन कर रहे थे। तो ये इस तरह की जो चीजें होने लगी थी सर, मैं मानता हूं कि मतलब जनता तो त्रस्त बहुत समय से थी सर, लेकिन जो पोस्ट पोल वॉयलेंस सर हमने 2021 में भी होते हुए देखा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सर इस कॉन्फिडेंस में कमी तो रहती थी कि भैया अगर ये जीत गए तो फिर क्या करेंगे। मतलब वो जो लाइन है अगर वो कहीं हम क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या करेंगे ये लोग। तो वो डर जनता में बना रहता था सर। तो इसमें मैंने देखा है सर कि मतलब अगर इस बार बीजेपी ने किस तरह से इसका चुनाव लड़ा, तो उसमें सर इनने कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा सर, जिसमें कि एक वहां पे टर्म यूज करी जाती है सर कि सोर्स जैमिंग की बात होती है सर कि भाई मतलब चुनाव आने ही नहीं दो, वोट वोट देने के लिए टीएमसी के अलावा जो वोटर हैं या जो टीएमसी को वोट नहीं देंगे या किसी और को वोट दे देंगे, उसको वोट तक बूथ पर आने ही नहीं दो। तो सर आपको इसको अपने एक राजस्थान के एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। एक राजस्थान के नेताजी हैं जिनकी वहां पे ड्यूटी लगी थी, पहले यहाँ पे अपने यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी लगी थी सर इस इलेक्शन में। करीब 4 महीने पहले से वहां पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, करीब 4-5 महीने पहले से। तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था सर कि क्या लग रहा है, और इसी तरह की कोई चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि एकलव्य जी एक जो बड़ी समस्या है ना, कि अपने राजस्थान के जो सिर्फ जो बंगाल की जो 11 कॉन्स्टिट्युएंसीज है ना सर, तो सॉरी कोलकाता के इन एंड अराउंड जो 11 कॉन्स्टिट्युएंसीज है ना सर, तो उसमें सर अपने राजस्थान के अलग अलग सोसाइटीज में रहने वाले करीब 48 लाख वोटर हैं सर, 48 लाख। तो 2021 का जो चुनाव था उसमें से सर 2.5 लाख लोगों ने वोट दिए थे, मात्र 2.5 लाख लोगों ने। मतलब बेसिकली 90% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिए थे सर। तो अब चैलेंज ये था कि इन लोगों को कैसे लाया जाए। तो आपने देखा ही होगा कि सर बीजेपी ने इस चीज को आइडेंटिफाई करा जब, तो इस बार आपने खबरें सुनी होंगी कि लोगों की कम्युनिटी मतलब सोसाइटीज में ही बूथ लगा दिए गए सर। चुनाव आयोग द्वारा, जब चुनाव आयोग ने देखा कि भाई इतना भय है कि ये वहां से निकल के मतलब बूथ तक आना भी इनका मतलब बड़ा मुश्किल है, तो इनकी सोसाइटीज में ही बूथ लगा दिए गए सर। तो एक तो सर ये जो सोर्स जैमिंग वाली बात थी। फिर सर एक इनका एक सिस्टम हुआ करता था जो कि बड़ा अजीब सा था। ये लोग क्या करते थे सर, टीएमसी का व्यक्ति जो है वो सुबह सुबह सर वोट डालने के लिए जाता था। ये जो आपने सुना होगा ना सर, जो इस बार डिप्लॉयमेंट हुआ सेंट्रल फोर्सेस का वहां पे इतना ज्यादा, तो उसमें वो क्यों करना पड़ा, और गली गली चप्पे चप्पे और वोटिंग बूथ के दरवाजे तक पे क्यों करना पड़ा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हुई थी। उस कारण करना पड़ा सर कि चलो बाहर तो आप वायलेंस के लिए और ये कर लोगे, लेकिन वोटिंग बूथ के अंदर भी क्यों मतलब आवश्यक है ये, इसके लिए जो मतलब इसकी भी फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उसी की आपको एक पार्ट बता रहा हूँ। उसमें क्या होता था सर कि ये अंदर टीएमसी का जो एक कार्यकर्ता होता था वो सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच जाता था सर। और वो क्या करता था सर कि जो टीएमसी का जो बटन है उस पे इतर लगा देता था। तो
जब लोग अंदर वोट डालने जाते थे तो अगर उनकी उंगली पे इतर की स्मेल नहीं आई जब वो बाहर आते थे, यानी कि उनने टीएमसी का बटन नहीं दबाया। इस तरह से चेक करके और उनको पनिश किया जाता था सर। तो अब हो सकता है इस सिस्टम में उनके कुछ कमियां भी हो जाती हों, लोग स्मार्टली इसको मैनेज भी कर लेते हों, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बना दिया जाता था कि बेसिकली अगर तुमने टीएमसी के अलावा कुछ और किया तो तुम्हारी क्या हालत करी जाएगी। और मतलब वायलेंस जो हम देखते थे एडेड टू दैट फियर। तो उस तो सर इस कारण से सर सेंट्रल जो डिप्लॉयमेंट जो हुआ था सेंट्रल फोर्सेस का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे जो हम बूथ में जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो जो बूथ का जो कमरे का जो दरवाजा होता है ना सर, उस पे भी हमारे सीआरपीएफ का जवान खड़ा हुआ था। तो ये कारण था कि मतलब भैया अंदर भी किस तरह का मैन्युपुलेशन और बदमाशी की जा सकती है। तो वो भी मतलब जब कोई नहीं है तो ईवीएम से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया गया है, ये तक चेक होता था सर। तो इतनी डिटेलिंग में जाके सर मतलब जाके काम करना पड़ा, तब जाके मतलब एक जनता में कॉन्फिडेंस बनने लगा कि यार चलो इस बार अगर मतलब व्यवस्था सही, क्योंकि ये तो जनता जानती थी ना सर। हम लोग डिस्कशन या पूरे देश में अलग अलग पटल पे डिस्कशन करते रहते थे, लेकिन वहां पे तो जिस जनता ने खुद फेस किया था, जब वो इन चीजों को बेहतर होते हुए देख रही थी तो जनता तो समझ रही थी ना कि अगर सिस्टम पूरा फेयर हो जाएगा, और जो कि इंटेंट बीजेपी एसआईआर के थ्रू मतलब ऑलरेडी दिखा चुकी थी भाई, जो फर्जी लोगों के नाम पे जो छापा वोटिंग कराई जाती थी, यानी कि जो लोग मर चुके हैं या प्रदेश में रहते ही नहीं, उनकी जगह टीएमसी के वर्कर्स बस छापा वोट डाल दिया करते थे। तो वो सब जो सर मतलब एसआईआर के थ्रू इंश्योर करा गया, तो इंटेंट तो चुनाव आयोग की क्लियर दिख गई थी कि भैया इस बार रिजल्ट जो भी हो, चुनाव तो फ्री एंड फेयर ही होगा। तो उसकी वजह से मैं समझता हूं सर कि जनता में जो कॉन्फिडेंस आया उसका परिणाम हमने देखा सर। और अब तो मतलब 25-30 वर्ष बीजेपी है वहां। लेकिन इसका एक जो इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे थे, आप पूछ रहे थे कि देश की राजनीति में क्या बदलाव होगा, वो मैं ऐसा समझता हूं सर कि अभी क्या है कि राहुल गांधी जी को मतलब जनरली एक लोग बड़ा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के हिसाब से देखते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है। और ये जो ममता जी का डेसिमेशन हुआ है, इसमें कांग्रेस ने भी अपना पार्ट प्ले करा है। नहीं तो एक इंडिया अलायंस के पार्टनर के लिए राहुल गांधी का वहां पे जाके ये बोलना कि ममता जी ने भ्रष्टाचार किया और ममता जी ने अराजकता फैलाई, इसलिए बीजेपी के लिए द्वार खुल गए। भाई आपको तो जाके अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए था ना, लेकिन आपने तो ये कर दिया। सो राहुल गांधी इज नाउ वर्किंग ऑन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन कि भैया जब ये रीजनल पार्टीज डेसिमेट होंगी तो ही कांग्रेस के लिए इन सारी जो एंटी बीजेपी जो वोट बैंक है पूरा इंडिया में, वो कांग्रेस के लिए संगठित होगा एक साथ। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी सही है और सच्चाई भी है। चाहे मतलब आप दूसरे अन्य राज्यों में भी देख लेंगे, ये जहां जहां रीजनल पार्टीज आई हैं वहां पे कांग्रेस खत्म हो गई है, क्योंकि वो वोट बैंक तो वहां शिफ्ट हो गया, तो कांग्रेस के लिए बच क्या गया। तो और मैं आपको बता सकता हूँ सर कि राहुल गांधी जी का जो अगला टारगेट है वो अखिलेश यादव है। उनकी भी यही दुर्गति होने वाली है जो कि मतलब लगभग ममता जी की या अन्य स्टेट में कई विपक्षी पार्टियों की हुई है। और एक बात है सर कि ये राहुल जी की स्ट्रैटेजी तो सही है, मतलब ही प्रोबेबली आइदर, देखिए सर जो भी है मतलब 20-25 वर्ष से अगर आप कहीं संघर्ष कर रहे हो तो फेल करते करते कुछ चीजें आप कुछ सीख भी जाते हो। प्लस जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो इडियोटिक एडवाइजर्स होते हैं उनका इनकॉम्पिटेंस भी समझ जाते हो आप। तो फिर आप उनको उनकी स्ट्रैटेजी की जगह अपना दिमाग अप्लाई करने लगते हो, या सही लोगों को आप फिर रोप इन करके उनके साथ चलने लगते हो। तो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, आप सर फ्रैंकली अभी ये जो जस्ट जो अभी देश में चुनाव हुए, लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे, बट सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है सर कि केरला में राहुल जी ने सरकार बना ली,
तमिलनाडु में भले ही अलायंस पार्टनर हार गया, लेकिन उसके बाद भी टीवीके के साथ अलायंस करके सिस्टम में बन गए। कर्नाटका में लोग हल्ला कर रहे थे कि अरे कांग्रेस को ये दोनों मरवाएंगे मरवाएंगे मरवाएंगे, उन्होंने लेकिन डीके शिव कुमार को मतलब नेतृत्व परिवर्तन करके डीके शिव कुमार को स्मूथली एकदम बिना किसी तमाशे के वहां पे स्टैब्लिश कर दिया। और बंगाल में सर ममता बनर्जी को डेसिमेट कर दिया वहां पे। मतलब टीएमसी डेसिमेट होगी तो ऑपोजिशन स्पेस जो है वो कांग्रेस ही ऑक्यूपाई करेगी ना आने वाले समय में। तो मैं मानता हूं सर कि अभी तो स्ट्रैटेजी सही है, लेकिन अगर वो इस स्ट्रैटेजी से ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और उनके पास उम्र भी है और भगवान की दया से उनका स्वास्थ्य भी है, उनके साथ फिट व्यक्ति हैं, तो अगर वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अगर उनने ये सोच लिया कि 2029 में मोदी को पीट दूंगा और ये कर दूंगा और ये तो सर ये तो मतलब अनरियलिस्टिक टास्क हो जाएगा। आप अपना काम करते रहो, हो सकता है 2029 में आपको वो टास्क नहीं मिले, क्योंकि अभी तो मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी की सीटें भले ही 240 हों, लेकिन मोदी जी एक्चुअली 400 पार की शक्ति वाली सरकार चला रहे हैं। तो मोदी जी को तो अभी 2029 में तो मतलब हराना तो बहुत ही मुश्किल है, उनको रोकना भी बहुत मुश्किल होगा। तो 2029 तो छोड़े, लेकिन हाँ, यदि इस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे वो चलते रहे कि रीजनल पार्टीज डेसिमेट हों और वो वोट बैंक कांग्रेस के लिए संगठित हो, तो 2034 में एक अच्छी फाइट देने का सोच सकते हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स अहेड फॉर द कांग्रेस, क्योंकि अगर वो इससे थोड़ा सा भी डिविएट हुए तो फिर सर वो संगठित होने के बाद फिर वो 2014 के 40 सीट पे ही आ जाएंगे। अगर डिविएट हो गए और कुछ उल्टा सीधा कर दिया उस चक्कर में, होता है ना फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी, जैसे आपने हरकतें देखी होंगी ना कि भाई पूरा विश्व तो है जो वो हमारे देश की सेना का पराक्रम की बात कर रहा है और आप पूछ रहे हो कि हमारे कितने प्लेन गिरे। इस टाइप की हरकतें होंगी ना कि भाई आप मतलब विश्व संकट में है क्योंकि ईरान और यूएस की वॉर चल रही है और उसके लिए आप मोदी को गद्दार बोल दो। इस तरह की हरकतें होंगी तो सर फिर जनता जो है फिर आपको है ना 100 से 150 नहीं ले जाएगी, आपको 100 से 40 पे ले जाएगी वापस। तो समझ के खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो परिस्थिति है, और लेकिन अभी जो कुछ आंकड़े आए हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें तो ये लगता है कि वामपंथी वापस, क्योंकि अब ये है कि मोदी राज में वामपंथियों को उनको दफ्तर वापस मिल रहे हैं, जिसमें टीएमसी नहीं आएंगे सर, वामपंथी नहीं आएंगे। 15 साल से वाम कब्जा कर रहा था। नहीं मतलब सर, उनके वोट ज्यादा है, वोट ज्यादा है सर कहीं वो जैसे। आए हैं, वो सब ठीक है सर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेरी जो व्यक्तिगत समझ है। जनता एक चीज मैं मानता हूँ कि एक बात को समझ चुकी है कि ठीक है कांग्रेस में भी लाख बुराइयां हैं, लेकिन ये जो वामपंथी और जो इवन ये जो छोटे छोटे दल हैं सर, जो रीजनल पार्टीज हैं, इनके पास सर एक राष्ट्रीय विचार नहीं है। जो मतलब जैसे बंगाल में ही आप देख लें, ये सर जो बॉर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया ना, उसकी वजह से जो लोग वहां पे लोगों ने फेस किया है। अरे भाई आप अपने बेसिक्स तो ठीक रखो यार, आप लड़ो ना मोदी से, मोदी को 10 गालियां दे दो, कुछ भी करो, लेकिन आप मतलब अपनी सेना को जमीन नहीं दोगे बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए। ये सब बर्दाश्त नहीं। और मैं आपको कह सकता हूँ सर कांग्रेस ऐसा नहीं करती। जितना मैं कांग्रेस को समझता हूँ, कांग्रेस में लाख कमियां हैं, वो मतलब एक परसेप्शन बनाने के लिए कुछ भी अनशंट बोल देगी और मतलब वो विदेशी दुश्मनों का एजेंडा भी यहाँ पे चला लेगी, लेकिन ये नहीं करेगी कि मतलब भाई अपना बॉर्डर की जमीन ही सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करेगी सर। तो ये जो आजकल जो उथल पुथल है, और एक जो संभावना दिख रही है कि मोदी जी 360 62 65 ला करके जो एक मेजोरिटी की कंडीशन, 2/3 की कंडीशन में आकर के, और फिर उसके बाद में जो 3 जो बिल है, महिला रिजर्वेशन का जो बिल है, और उसके बाद में जो एक डिलिमिटेशन का है, और एक वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इसके होने की संभावनाएं दिख रही हैं आपको बंगाल के बाद? देखिए देखिए सर, मोदी जी जो हैं, हम तो अब मतलब इन चीजों की तब बात करते हैं जब हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं।
बट मेरा तो बड़ा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने सोचना नहीं शुरू करा था कि मैं क्या क्या करूंगा। वो बहुत पहले जीवन में अपने सोच सके चुके थे कि यदि अगर मुझे अवसर मिला देश की सेवा करने का, तो मेरा रोड मैप क्या होगा इस देश के लिए। और ये सब चीजों को हमें इन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। वो जो रोड मैप है उसी के अनुसार वो चलते हैं। एंड ही टेक्स वन थिंग एट अ टाइम, जो उनके फ्रेमवर्क में फिट करता है, जिसका सही समय होता है, वो उसके लिए पहले देश की जनता में एक, जैसे कहते हैं कि माहौल को भी तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, भाई राम मंदिर आके पहले दिन कर सकते थे ना, या 370 पहले ही दिन हटा सकते थे ना। लेकिन क्यों ऐसा किया गया, इसके कारणों को समझना पड़ेगा सर। हर चीज का एक सही समय होता है। तो मैं समझता हूं कि महिला आरक्षण और जहां तक डीलिमिटेशन बिल का समय है, वो अब आ चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन भी, उसका भी सही समय आएगा, और वो तो होना भी चाहिए सर, क्योंकि आप ऑपोजिशन की इस पे हिपोक्रेसी देख लो सर। एक एक तरफ तो वो बोलते रहते हैं कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो आधे टाइम तो चुनावी रैली में ही लगे रहता है, और वही प्रधानमंत्री जब कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन करा लो, क्योंकि फिर तो बस एक इलेक्शन होगा, उसी समय जो राजनीतिज्ञ हैं उन रैलीज में बिजी रहेंगे, बाकी टाइम तो काम करेंगे, तो उसी प्रधानमंत्री को आप गाली भी दे रहे हो कि ऐसा अच्छा काम क्यों कर रहा है। तो ये तो सर, ये जनता की सहज बुद्धि जो है वो अच्छी तरह से मतलब योग्यता है उसमें समझने की, परिपक्वता है समझने की कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन अभी सर, मैं तो जिस दिन ये महिला बिल लाया गया था, मैं तो उसी दिन समझ गया था सर, और मैंने तो मतलब एक टीवी चैनल पे कह दिया था कि नंबर तो है ही नहीं, आज तो ये बिल गिरने ही वाला है। लेकिन ये गिरेगा इसीलिए इसके नंबर आएंगे इस चुनाव के बाद। जो परसेप्शन बनेगा ना, उसी दिन मैंने तो एक टीवी चैनल पे कहा था सर, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। और क्योंकि वो गिरा, उसके बाद जो बंगाल के रिजल्ट्स आए, लोगों ने देखा कि मोदी की ताकत क्या है और किस तरह से लोग मोदी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उसकी वजह से ये लोग टूटते हुए दिखे। तो ये तो होना ही है सर। और मतलब ये और ये बहुत इजी है सर। मैं आपको इसको भी समझाने के लिए मतलब एक छोटा सा इसी परिप्रेक्ष्य का एग्जाम्पल दूं। जो 370 था सर, और 370 के समय में कोई राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी थोड़ी थी सर, बहुत ही शॉर्ट थी इनफैक्ट। तो एक हमारे बीजेपी के नेताजी को ही ये बहुत बड़ा टास्क डेलीगेट किया गया था कि भैया राज्यसभा की मेजोरिटी जो है अचीव करनी है। तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था 370 जैसी इशू पे। तो सर अब जो भी था, जिसको पार्टी में उस समय तो मतलब टूट वूट की आवश्यकता ज्यादा पड़ी नहीं थी उस समय, तो बस इतना किया गया था कि कुछ पार्टीज के कुछ लोगों को एब्सेंट करा दिया गया था। कुछ बड़े बड़े पार्टीज के बड़े बड़े लोगों को एक इंटरनेशनल डेलीगेशन बना के वर्ल्ड टूर पे भेज दिया गया था। तो जब उस लेवल की कॉम्प्लेक्स चीज मैनेज हो गई थी, यहाँ तो फिर अभी तो माहौल ही अलग है। अभी तो ये तो बाएं हाथ का खेल है सर, ये बीजेपी मैनेज कर लेगी बहुत आराम से। तो बहुत ही रोचक और विस्तृत चर्चा आपसे हुई मोदी जी के नेतृत्व और राजनीति के उनके परिदृश्य, और उसके बाद में राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार, और फिर टीएमसी की बंगाल के अंदर सर चुनाव और की परिस्थिति। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप आए और इन चीजों को आपने समझाया। सर, आपके थैंक दर्शकों को नमस्कार, और दोबारा आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पास फिर लौटेंगे इसी तरह सर। की और मिली-जुली चर्चा की बात करने के लिए। थैंक यू करेक्ट वेरी सर। मच। प्रणाम थैंक सर, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने जो है राजनीतिक टिप्पणीकार श्री एकलव्य सिंह से, और उनसे चर्चा हुई मोदी जी के गवर्नेंस के क्या पॉइंट हुए, किस तरह से उन्होंने देश को चलाया है, क्या नए-नए कार्यक्रम देश के सामने लाए हैं, उनको क्रियान्वयन किया है, और साथ ही फिर किस तरह से उनके आने से राजनीति बदली है। फिर राजस्थान में जो नेतृत्व है भजनलाल जी का, उनसे मुलाकात भी हुई है एकलव्य सिंह की। तो
उनके बारे में, उनकी बातचीत के बारे में एक सूचना और फिर क्या आकलन रहेगा, क्या चुनौतियाँ राजस्थान सरकार के साथ में, और अंत में फिर बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए और 4 मई को जो निर्णय आया बंगाल के चुनावों का, उसके बाद की परिस्थिति पे। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।